माननीय बंधुओं, एक नूतन विषय मेरे समक्ष आया है। वह है क्रांतिवीर सावरकर कालीन भारतवर्ष, स्थिति एवं परिस्थिति। क्रांतिवीर सावरकर जिस भारत धरा को अलंकृत करते थे, उस भारत धरा के विशेष प्रखंड को महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र विभूतियों का आलय है। चाहे वो संत हों, चाहे क्रांतिवीर हों, स्वातंत्र सेनानी हों, राजनीति विशारद नेतागण हों, या समाज में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हों, क्रांतिवीर सावरकर जिस समय अवतरित हुए, उस समय यह भारत धरा परतंत्र थी। अर्थात उस समय भारतवर्ष में परकीयों का शासन था। भारतवर्ष में ब्रिटिश हुकूमत थी। इतिहासकारों ने जैसा कहा है और इतिहास के विद्यार्थी जैसा जानते हैं कि भारतवर्ष के परतंत्रता का इतिहास बड़ा प्राचीन है। प्राचीन काल में हर्षवर्धन के बाद, महाराज हर्षवर्धन के बाद, अर्थात वर्धन वंश परंपरा के बाद जो शासन यहाँ पर रहा वह राजपूत कालीन भारतवर्ष कहा जाता है। राजपूतों के कालखंड में आकर हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी वह यद्यपि शास्त्रानुकूल थी, लेकिन बदलते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में गतानुगतिको लोकः का सिद्धांत चरितार्थ हो रहा था। प्राचीन काल में जैसा लोगों ने आचरण किया उसी पर चलना है। अपनी जीवन शैली में, अपनी सामाजिक व्यवस्था में, चाहे उसमें भले ही विकृतियां आ गई हों, किंतु हमें परिवर्तन नहीं करना है। इस कारण से हमारी सामाजिक व्यवस्था में कई प्रकार की कुरीतियां, कई प्रकार की बुराइयों ने प्रवेश किया। भारत में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। राजा ही सर्वे सर्वा हुआ करता था। एक राजा भले ही अयोग्य हो, लेकिन उसके बाद अगर उसके सिंहासन पर किसी को आसीन होना है तो उस राजा का औरस पुत्र ही होगा, अपना पुत्र ही होगा, वह चाहे योग्य हो अथवा अयोग्य हो। यह परंपरा थी। परिणामतः राजों महाराजाओं के काल में भारतवर्ष में, उस कालखंड में जब महाराज हर्षवर्धन के बाद छोटे छोटे राजाओं में देश विभक्त हुआ, छोटे छोटे प्रांतों में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जो अपने राज्य को ही बहुत बड़ा साम्राज्य समझते थे। अपने बगल के राज्य के राजाओं को वे ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। उनके राज्य को सदैव अपने राज्य में मिलाने के लिए तत्पर रहते थे। वह कार्य चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो। देश एकता के सूत्र में आबद्ध नहीं था। संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी कोई राजसत्ता नहीं थी जो सबको एक सूत्र में बांधकर चले। विभिन्न राज्यों में बटा हुआ देश, अपने अपने राज्यों में निष्ठा रखने वाली प्रजा सदैव अपने ही राज्य तक सीमित रही। संपूर्ण देश का किसी ने चिंतन नहीं किया, संपूर्ण देश की किसी को चिंता नहीं थी। यही कारण था कि जब विदेशियों ने, परकीयों ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया तो उस समय कोई ऐसी संप्रभु सत्ता नहीं थी जो एक सूत्र में सबको बांध कर उसका सामना करती। भारतवर्ष की विशाल जनसंख्या, भारतवर्ष का एक विशाल भूखंड जो कि कभी सोने की चिड़िया समझा जाता था, जहाँ अपार संपदा निवास करती थी, जो वीरों की भूमि रही है, ऐसी इस भूमि पर परकीयों ने आकर शासन किया। परतंत्रता का इतिहास वहां से प्रारंभ होता है, जिसे हम सल्तनत कालीन भारत का इतिहास कहते हैं। तुर्कों ने आकर, आप सबको मालूम है, महमूद गजनवी ने भारतवर्ष पर जो आक्रमण किया था वह एक लुटेरे के रूप में किया था।
मंदिरों में अपार संपदा देख करके वह ईश्वर लुब्ध हुआ था, उसकी दृष्टि लुब्ध हुई थी। मंदिरों में धन संपत्ति को लूट करके वह वापस चला जाता था। लेकिन उसके बाद महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ने नियमतः इस देश पर अपनी सत्ता स्थापित की और यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया। वहाँ से लेकर इब्राहिम लोदी तक, जिसे हम लोदी वंश का इतिहास कहते हैं, इब्राहिम लोदी तक भारतवर्ष में तुर्कों का शासन रहा। उस कालखंड में बहुत से ऐसे राजा महाराजा थे, खास तौर से राजस्थान का इतिहास अगर उसका अवलोकन आप करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ ऐसे राजा महाराजा लोग थे जिनमें अपने देश के प्रति अपार प्रेम कूट कूट कर भरा था। हमारी संस्कृति इस सिद्धांत की परिपोषिका है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अपनी जननी के शरीर का दो टुकड़ा होते कभी कोई देख नहीं सकता, खंड खंड होने की बात तो बहुत दूर की रही। लेकिन उस कालखंड में जब हमारी जननी जन्मभूमि पददलित हुई, पदाक्रांत हुई, परकीयों के शासन से यहाँ पर अत्याचार व्याप्त हुआ, उस कालखंड में प्रश्न उठता है मन में कि क्या कोई ऐसा महाराजा, क्या कोई ऐसी विभूति अवतरित नहीं हुई या नहीं थी इस धरा पृष्ठ पर जो उसका विरोध करती? उत्तर है कि थी। जैसे मैंने अभी आपको इंगित किया कि राजस्थान का इतिहास अगर आप उठाएंगे तो आप पाएंगे ऐसे ऐसे नरेश, ऐसे ऐसे महाराजा थे जिनके मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति अपार स्नेह था। उनमें एक थे महाराणा सांगा। उस कालखंड में जिस समय की इब्राहिम लोदी यहाँ शासन कर रहा था, राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का जो शासन काल है, मेवाड़ की जो राज्य परंपरा है, उसमें महाराणा सांगा का नाम आता है, जिनको राणा संग्राम सिंह भी कहते हैं। वह ऐसा नरेश था जो अपने देश के प्रति अपार प्रेम करता था, अपने राज्य ही नहीं अपने देश के प्रति अपार प्रेम करता था। इब्राहिम लोदी के समय में ही ट्रांसाक्सियाना से एक नई प्रजाति ने भारतवर्ष में दृष्टि गड़ाई, जिसका मातृपक्ष अगर चंगेज खां का था तो मातृपक्ष यदि चंगेज खां का था तो पितृपक्ष तैमूर लंग का था। ऐसी एक नई जाति ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। उसके आक्रमणकर्ता शासक का नाम था बाबर। पूरा इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं करूंगा, बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, प्रकृत प्रसंग भी नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना इंगित करना चाहता हूं कि बाबर से लेकर औरंगजेब के बाद तक, बहादुर शाह जफर तक जो भारतवर्ष का इतिहास रहा, वो अनेक उतार चढ़ावों के बाद भी परतंत्र भारतवर्ष का इतिहास है। उतार चढ़ाव मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1857 का एक कालखंड भी उससे जुड़ा हुआ है जो भारतीय इतिहास के क्रांतिपूर्ण इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। एक बात आपको और भी बता देना चाहता हूं। पहले ही मैंने इंगित किया कि कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांध सके। हमारे देश में अनेक महात्माओं का अवतरण हुआ जिन्होंने यह बहुत ही अच्छा प्रयास किया। वह यह था कि समन्वय करना। अगर हमारे धार्मिक सिद्धांतों में, हमारे दार्शनिक सिद्धांतों में थोड़ी सी बात को लेकर के एक दूसरे से अलग होने की मान्यता थी, तो उसमें एक समन्वयात्मक दृष्टि भी थी। उस समन्वयात्मक दृष्टि को लेकर चलने वाले महात्मा हमारे देश में थे। उन्होंने अपने वर्ण विषय में इस बात को भी सम्मिलित किया कि हम अनेक हो सकते हैं, हमारे सिद्धांत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु वास्तव में हम जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं वह सबके लिए एक है। हम विशिष्टाद्वैतवादी हो सकते हैं, हम ब्रह्माद्वैतवादी हो सकते हैं, हम अचिंत्य भेदाभेदवादी हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्राप्तव्य तो एक है ना। हमारे यहाँ शिव महिम्न स्तोत्र है, जिस स्तोत्र के लिखने वाले
महामाहेश्वर एवं गंधर्वों के अवतार, गंधर्वों में से एक के अवतार माने जाने वाले एक विशिष्ट महात्मा ने, जिसने महिम्न स्तोत्र का प्रणयन किया, जो संपूर्ण स्तोत्र ग्रंथ शिखरणी छंद में निबद्ध है, ऐसे पुष्पदंत जी ने एक बात लिखी, त्रयी सांख्यम योगो पशुपतिमतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परिमिति मदः पथ्यमिति च रुचि नाम वैचित्रा ध्रुजकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्तुमसि पैसाम अर्णवयुव। अर्थात जैसे वेदत्रयी अर्थात 4 वेद, सांख्य योग वैशेषिक आदि सभी शास्त्र, पशुपति आगम, वैष्णवागम, शाक्तागम, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो प्रस्थान हमारे देश में हैं, वे रुचि नाम वैचित्रादि, रुचि वैचित्र के कारण ऋज कुटिल नाना पथजुषाम, टेढ़े सीधे अनेक मार्गों का अवलंबन करके अपने अपनी मान्यता के अनुसार, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार मार्ग पर चलते हुए सभी उस एक परब्रह्म परमात्मा में उसी प्रकार जाकर विलीन हो जाते हैं, जैसे हमारे देश की विभिन्न नदियाँ विभिन्न मार्गों से चलते हुए टेढ़े सीधे रास्तों का अवलंबन करके अंत में जाकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। नदियों का प्राप्तव्य क्या है? एक समुद्र। ऐसे ही सभी सिद्धांतों का एक ही प्राप्तव्य है, परम ब्रह्म परमात्मा। यह है समन्वयात्मक दृष्टि। इन समन्वयात्मक दृष्टियों के होते हुए भी विभिन्नताएं हमारे देश में व्याप्त रहीं। आपस में शैव वैष्णव का संघर्ष था, विभिन्न प्रकार के संघर्ष थे, समाज बटा हुआ था। बटे हुए समाज में कितने ही वीर क्यों न हो, जब उनकी धारणा कुंठित हुई, जब उनकी धारणा संकुचित हो गई, तो उन्होंने अपने देश के विषय में, संपूर्णता के विषय में, समग्रता के विषय में सोचना बंद कर दिया। भूमा वही सुखम नालपे सुखमस्ति, समग्रता में सुख है, अल्पता में सुख नहीं है। ये बार बार निनाद करके वेद चिल्ला रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऊर्ध्वबाहो विरोम्य नहीं कश्चित शृणोति माम, ऊपर हाथ उठा उठा कर चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा हूं, मेरा कोई नहीं सुन रहा है। धर्माद अर्थस्य कामस्य सधर्म किम न सेव्यते, धर्म से ही और अर्थ और काम की साधना होती है, प्राप्ति होती है। उस धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो? लेकिन उस महापुरुष की वाणी को सुनने वाला भी उस कालखंड में नहीं था, ये वो खुद कह रहे हैं। ऐसे ही इस देश में वही बात थी, देश बटा हुआ था। परिणाम यह हुआ कि बहादुर शाह जफर के बाद एक दूसरी जाति जो कि व्यापारी बनकर हमारे देश में आई, अंग्रेज जाति। व्यापार करने की अनुज्ञा उसने राजाओं से प्राप्त की। सूरत में सर्वप्रथम अपने छोटे से व्यापारिक प्रतिष्ठान को स्थापित किया, नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। वहाँ पर स्थापित करने के बाद उसी बंगाल में डायरकी अर्थात द्वैध शासन ले आने के लिए लोगों को इन अंग्रेजों ने विवश किया। एक व्यापारी के रूप में आए। व्यापार तो ऐसा किया कि भारत की संपूर्ण धरा को, भारतवर्ष के संपूर्ण संपत्ति को लूट लूट कर ब्रिटेन पहुंचाते रहे। एक अच्छाई थी उनमें। हमारे देश के प्रति कितना ही अत्याचार अंग्रेजों ने क्यों नहीं किया हो, लेकिन अपनी जाति के प्रति, अपने देश के प्रति उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। हमें उनके विषय में यह तो सोचना चाहिए कि हमें अगर कोई बुरा व्यक्ति भी हमारे संसर्ग में है तो उसमें क्या अच्छाई है, उस अच्छाई को तो हम ग्रहण करें। हमारे देश को के लोगों ने अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारी। जब समय आया, चाहे सुजाउद्दौला का प्रकरण हो या फिर उसके पहले महाराज जयद्रथचंद्र महाराज जयचंद्र के समय में की बात हो, महाराज पृथ्वीराज चौहान से उनका संघर्ष था, देश से तो नहीं था। फिर भी उनका नाम इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने देश के प्रति गद्दारी की। मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। हो सकता है महाराज जयद्रथचंद्र एकदम अच्छे रहे हों, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं।
जब भारतवर्ष में अंग्रेजों का आगमन हुआ, उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू किए, तो फिर इस प्रकार की नीति अपनाई कि उन्होंने शासन सूत्र को एक एक प्रांतों से अपने हाथ में लेना शुरू किया, बंगाल सर्वप्रथम। और इसी क्रम में मात्र बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों में भी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा वहाँ के राज्यों को हथियाने का प्रयास किया गया। इसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे शायद लोग नहीं जानते होंगे। उस कालखंड में सन 1883 का काल ये बहुत बाद का काल है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक ऐसा कालखंड है कि जैसे कंस के अत्याचार से जब संपूर्ण भारतीय धरा संत्रस्त हो गई, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अपनी इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। वैसे ही 1883 ईस्वी में महाराष्ट्र की भूमि पर एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिसको बाद में वीर सावरकर के नाम से जाना गया। श्री दामोदर पंत और राधाबाई के घर में 1883 में ऐसा बालक जन्म लिया। धीरे धीरे अपनी शिक्षा प्राप्त, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की स्थानीय विद्यालय में, और बाद में वह आर्थिक वजीफा प्राप्त करके इंग्लैंड में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए।